Good morning, students. Today we will discuss the other 19 NCERT questions of the chapter Ray Optics and Optical Instruments. तो इससे पहले हमने 19 क्वेश्चंस जो थे पिछले वो डिस्कस कर लिए थे. अब हम जो अगले 19 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे. So question number 20. A screen is placed 90 centimeter from an object. The image of the object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक स्क्रीन है. एक स्क्रीन जो है हमने प्लेस की है ऑब्जेक्ट से. हमने एक स्क्रीन प्लेस की है जो ऑब्जेक्ट से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो इस स्क्रीन पे फॉर्म हुई है और वो किस दो लेंसेज की मदद से फॉर्म हुई है. दोनों कन्वेक्स लेंसेज हैं. हमें दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हमें इसकी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालनी है. मतलब कि हमें ये सब कुछ गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज गिवन है, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज गिवन है और हमें जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है वो निकालनी है. तो जो गिवन है वो लिख दिया. Distance between two locations of the convex lens, distance between the image and the object, focal length को इन्होंने f मान लिया. अब focal length का फॉर्मूला यहाँ गिवन है f इजिकल्स टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d. ये जो फॉर्मूला यहाँ गिवन है ये एक्चुअली में एक शॉर्ट ट्रिक है. आप ये भी यूज कर सकते हो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, या फिर जो बुक में मेथड दिया वो भी यूज कर सकते हो. बुक में क्या मेथड दिया हुआ है? बुक में ये आपका जैसे ये स्ट्रेट लाइन, ये आगे कॉन्वेक्स लेंस 1, ये कॉन्वेक्स लेंस 2, सेपरेशन इसकी आगे 20 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये डिस्टेंस ले लिया x, ये भी ले लिया x. अब ये हमें जो पूरा टोटल डिस्टेंस है ये भी हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर. यहाँ से इन्होंने x की वैल्यू निकाल ली. अब x की वैल्यू निकाल ली तो वो यहाँ एक जगह u होगी और एक जगह v होगी. अब u और v होगी तो वहाँ से हम 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u मतलब लेंस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे. लेंस फॉर्मूला या फिर आप सीधा ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d. इससे भी आंसर आ जाएगा. वो चॉइस आपकी है. Next, determine the effective focal length of the combination of two lenses in exercise 9.10 if they are placed 8 cm apart with their principal axis coincident. Does the answer depend on which side of the combination a beam of parallel light is incident? Is the notion of effective focal length of this system useful at all? तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में बोला है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज की इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है. वो टू लेंसेज एक्सरसाइज 9.10 मतलब 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिए हुए हैं. 10th एनसीईआरटी क्वेश्चंस में हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया था और एक कॉनकेव लेंस दिया था जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर थी. अब बोला है कि अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 88 सेंटीमीटर 8.0 सेंटीमीटर हो विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट मतलब उनकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सेम ही हो. तो डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट. तो इन्होंने पूछा कि जो आंसर है वो क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो बीम ऑफ लाइट है वो किस साइड से आ रही है. इस साइड से आ रही है तो डिफरेंट अलग आएगा और इस साइड से अलग. तो क्या ये होगा या फिर दोनों मतलब किसी भी साइड से आए आंसर सेम ही आएगा. इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल एट ऑल. और फिर पूछा कि इफेक्टिव फोकल लेंथ का जो नोशन है वो यूजफुल है कि नहीं है. तो यहाँ वो हमें यही प्रूव करना है कि अगर बीम ऑफ लाइट यहाँ से है और या फिर यहाँ से है तो कोई उसके जो रिजल्ट है उस पर कोई फर्क है या नहीं है. तो आंसर इसका, अब इसका आंसर देखते हैं. फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस -20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज दिया हुआ है. अब यहाँ बोला है व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस मतलब जब कॉन्वेक्स लेंस पे जब इंसिडेंट रे आएगी
मतलब जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ आएगी इस पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला वी हैव 1/v - 1/u 1/f, ये लेंस फार्मूला है। अब यहाँ से जो रे आ रही है वो इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी से वो रे यहाँ पहुँच रही है। इमेज डिस्टेंस, अब इमेज डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1/v = 1/f - 1/infinity 1/infinity 0, तो 1/v = 1/f आ जाएगा, मतलब v की वैल्यू भी f के इक्वल 30 सेंटीमीटर v1। अब द इमेज विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्केव लेंस, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला टू द कॉन्केव लेंस वी हैव। अब जो इमेज यहाँ फॉर्म होगी बिल्कुल फोकस स्पेस की, तो वो इसके लिए, मतलब क्यों इसके लिए, तो वो यहाँ फॉर्म हुई क्योंकि यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस तो 8 सेंटीमीटर और इमेज 30 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ फॉर्म हुई, मतलब ये इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब लेंस फार्मूला हम कॉन्केव लेंस पे लगाएंगे, 1/v - 1/u = 1/f। अब यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, देखो 30 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म हुई है इस लेंस से, ठीक। 8 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच का गैप है, तो जो बचा 30 - 8 22 सेंटीमीटर, वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस, दैट इज 30 - 8 22 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा -220 सेंटीमीटर। द पैरेलल इंसिडेंट बीम अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज 220 - 4, मतलब 216 सेंटीमीटर पे ये डाइवर्ज करेगी, that is 216 centimeter from the center of the combination of two lenses, from the center of the combination of two lenses, मतलब कि ये वहां से डाइवर्ज करेगी जो सेंटर से, जो इन दोनों लेंसेज का सेंटर था उससे 216 सेंटीमीटर की दूरी पे डाइवर्ज करेगी। अब when the parallel beam of light is incident from the left on the concave lens first, मतलब अब पहले यहाँ आ रही है, फिर से वही चीज, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला वी हैव 1 - v1 1 - u = 1/f। यहाँ से फिर v2 की वैल्यू, और इस बार v2 की वैल्यू फिर f के बराबर -20 सेंटीमीटर, पर इस बार -20 सेंटीमीटर है, मतलब जैसे अगर आपने ये ऐसे किया, ये पकड़ा आपने लेंस, ये रेस गई, यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, पर इसके लिए ये तो प्लस ही रहेगा। अब इसके लिए प्लस ही रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब इसके लिए तो रियल ही ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट होगा, तो माइनस ही एक्चुअली, क्योंकि रे ऑफ लाइट इस साइड इंसिडेंट आ रही है और ये डिस्टेंस इस साइड है। अब ये था 20 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो आ गया 420 सेंटीमीटर। अब hence the parallel incident beam appeared to diverge from a point that is 416 centimeter from the left of the center of combination of two lenses. The answer does depend on the side of combination at which parallel beam of light is incident. अब यहाँ जो था वो था 416 और पिछले वाले में था 216, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज कर रही है उस पॉइंट से, मतलब जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो पहले किस लेंस पे आ रही है, कॉनकेव पे कि कॉन्वेक्स पे। द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ डज नॉट सीम टू बी यूजफुल फॉर दिस कॉम्बिनेशन, तो इफेक्टिव जो फोकल लेंथ थी उसका जो नोशन था वो यहाँ इस कॉम्बिनेशन के लिए यूजफुल साबित नहीं हुआ। अब इसका जो बी पार्ट था, बी पार्ट का हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, बी पार्ट, an object 1.5 centimeter in size is placed on the side of convex lens in the arrangement above. The distance between the object and the convex lens is 40 centimeter. Determine the magnification produced by the two lens system and the size of the image. An object 1.5 centimeter in size is placed on the side of the convex lens. जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अरेंजमेंट थी वही अरेंजमेंट है, और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो उस कॉन्वेक्स लेंस के 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लोकेट किया गया है, ठीक है, प्लेस किया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय,
ये जो है ये है सिर्फ उसकी हाइट और ये जो है उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हमें जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगी टू लेंस सिस्टम से वो निकालनी है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस u1 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, और यहाँ u1 बार मोड ले लिया, मतलब 40 सेंटीमीटर उसको प्लस कर दिया, जो माइनस था वो प्लस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला लगाया, यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे। v1 की इमेज डिस्टेंस v1 की आ गई 120 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v1 अपॉन u1 बार, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v1 अपॉन u1 मोड, सॉरी बार बोल रहा हूँ मैं। तो मैग्निफिकेशन यहाँ से आ गई 3, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस ने मैग्निफिकेशन की वो 3 की। अब इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, हाँ जो इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स लेंस से वो एक तरह का ऑब्जेक्ट काम करेगी कॉन्केव लेंस के लिए। फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -8 कर देंगे क्योंकि 8 सेंटीमीटर उन दोनों के बीच का गैप था। फिर से v2 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैग्निफिकेशन ड्यू टू द कॉन्केव लेंस निकालेंगे, मैग्निफिकेशन ड्यू टू द कॉन्केव लेंस निकाली, वो आ गई 20/92। इसको डेसिमल में करना है तो कर लो, नहीं करना तो नहीं करो, मर्जी आपकी है। अब मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, हमने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3, मतलब जितने भी आपको लेंसेज दिए होंगे उनकी मैग्निफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इज कैलकुलेटेड एट, ये टोटल मैग्निफिकेशन निकाल दी 0.652, मतलब जो हाइट होगी वो कम होगी थोड़ी। अब मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन से हम उसकी जो हाइट ऑफ द इमेज है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। अब यहाँ से h डैश और h गिवन है तो h2 की वैल्यू आ गई 0.98 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर का था वो 0.98 सेंटीमीटर का रह गया। ये था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म of refracting angle 60 degree so that it just suffers total internal reflection at the other face. The refractive index of the material of the prism is 1.524। मतलब हमें पूछा है कि किस एंगल पे एक लाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए एक प्रिज्म पे जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है, सच दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। मतलब कि जैसे ही वो दूसरे फेस पे जाए वो इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफर कर ले, मतलब क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो जाए। तो अब इस क्वेश्चन में सब कुछ हमें, मतलब सब कुछ ज़्यादातर तो जो हमें फाइंड आउट करने के लिए चाहिए वो सब कुछ दिया हुआ है। एंगल ऑफ प्रिज्म में a 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, I को हम इंसिडेंट एंगल मान लेते हैं, R1 को रिफ्रैक्टेड एंगल मान लेते हैं, ये वाला I1 को ये आ गया, R2 आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फेस AC, ये R2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द फेस AC। E एमर्जेंट एंगल 90 डिग्री, पता ही है ये हमें। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर AC वी कैन हैव, अब AC फेस के लिए स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ आपको पता ही है क्या कहता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये देखो साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ उल्टा लिया हुआ है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने चेंज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ग्लास का दिया था तो हमने उसको भी कन्वर्ट करना था। अब साइन R2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन न्यू इंटू साइन 90 डिग्री, साइन R2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन न्यू इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल ली 41 डिग्री, R2 की वैल्यू आ गई 41 डिग्री, मतलब जो ये रे थी ऐसे थी और ये ऐसे, और जो यहाँ एंगल बन रहा था वो आ गया हमारे पास 41 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। अब फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये हमने पढ़ा है कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन करने के लिए A जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। अब R2 की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू हमें पता है, R1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 60 माइनस 41 19 डिग्री। अब R1 की वैल्यू पता चल गई, अब फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे और I की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ कैलकुलेशन साइंस की वैल्यू, साइन इनवर्स, ये चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given prisms made of crown glass and flint glass with a wide variety of angles.
suggest